हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम सबकी फेवरेट सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 एंड फाइनल सीजन है ये, जो कि लॉन्च होने वाला है। तो उससे पहले कैसा रहेगा कि हम सीजन 1 to 4 स्ट्रेंजर थिंग्स पूरा रिकैप ले ले। बेसिकली मैं आप सबको उसकी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो भी संक्षिप्त में। तो अब देर किस बात की। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन और चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज की शुरुआत होती है 1983 के अमेरिका के इंडियाना में, जहाँ पे एक रात विल बार्स, जो कि बेसिकली एक 12 साल का छोटा सा लड़का है, अपने दोस्तों माइक, ल्यूकस और डस्टिन हैंडसन के साथ डेंजर्स एंड ड्रैगन का गेम खेलने के बाद वो अपनी घर जा रहा होता है। बट उसी रात बीच में उसे एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर किडनैप कर लेता है। एंड ऑफ कोर्स उसकी मॉम एंड उसका भाई जोनाथन दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन आगे चल के कुछ समय बाद जॉयस ये बात क्लेम करती है कि उसका बेटा लाइट्स के थ्रू उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, और वह अपने इसी कंसर्न को पुलिस ऑफिसर जिम हॉपर के पास बार बार लेकर जाती है। एंड पूरी की पूरी हॉगिंस को यह लगता है कि इसकी माँ सदमे में आ चुकी है और उसका दिमाग खराब हो चुका है। बट वहीं बाकी के उसके दोस्त माइकस, डस्टिन उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे ढूंढते हुए उन्हें एक लड़की मिलती है जिनके हाथ पर 11 छपा होता है, इसलिए वह उसे 11 बुलाने लगते हैं। तो जल्दी उन्हें पता लगता है कि उसके पास टेलीकिनेटिक पावर्स है और वह बेसिकली पास की हॉकिंग्स लैब से भागी हुई है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट होते हैं, और यहीं से उसे यह पावर्स मिले हैं। और यही फैसिलिटी को लीड करने की जिम्मेदारी डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर की है, जिसे 11 पापा कहती है, क्योंकि इसी आदमी ने उसे बड़ा भी किया है और इन एक्सपेरिमेंट के लिए मैनिपुलेट भी। तब आगे जाकर पता चलता है कि यहाँ पर 11 का इस्तेमाल हॉकिंग्स लैब एक अलग दुनिया का रास्ता खोलने के लिए कर रहा है, वह दुनिया जहाँ पर चीजें उल्टी और बेकार हालत में है। इसलिए यहाँ पर बच्चे इसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड कहना शुरू करते हैं, और इसी अपसाइड डाउन में विल को किडनैप करने वाला वो मॉन्स्टर भी रहता है, जिसे यहाँ बच्चे डेमोगॉर्गन बोलना शुरू। एंड इसी डेमोगॉर्गन और इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए ही उसे ये सारी पावर हॉकिंग्स लैब ने दी थी। दूसरी तरफ माइक की एक बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम नैन्सी व्हीलर होता है। वह बेसिकली स्टीव नाम के एक एरोगेंट घमंडी लड़के को डेट कर रही होती है, जिसके लिए नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड बार्ब बहुत ज्यादा कंसर्न होती है। एंड विल का बड़ा भाई जोनाथन एक्चुअली नैन्सी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन वह उसे प्रपोज नहीं कर पाता। एंड स्टीव एक्चुअली नैन्सी, बार्ब और अपने दोस्त के साथ एक पार्टी थ्रो करता है, लेकिन बार्ब पूल के पास अकेले बैठना पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन दूर से नैन्सी की फोटो खींचने के लिए स्टीव के घर से दूर छुपा होता है। एंड इसी दौरान वही सेम अननोन क्रिएचर बार्ब को भी किडनैप कर लेता है, और जोनाथन नैन्सी की फोटो लेने के दौरान गलती से बार्ब के मॉन्स्टर की एक छोटी सी झलक को कैप्चर कर लेता है। खैर, इन सब के दौरान पुलिस को हॉकिंग्स के पास वही तालाब में विल की लाश मिल जाती है, जिसे एक्चुअली जॉयस बार्स अपना बेटा मानने से मना कर देती है। जिम हॉपर को भी थोड़ा बहुत शक होने लगता है और बेसिकली इन डॉट्स को कनेक्ट करता है हॉकिंग्स लैब से। और जब वह बॉडी को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि विल की बॉडी नकली है और उसमें रुई भरी हुई है। एंड दूसरी तरफ नैन्सी अपना क्रूसेड चालू करती है और वह जोनाथन के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को ढूंढने की कोशिश करती है, और उसे जंगल के बीच में एक ओपनिंग मिलती है जिसके थ्रू वो अपसाइड डाउन में चली जाती है फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उस मॉन्स्टर के डर की वजह से वापस भी आ जाती है। इसके बाद वो और भी ज्यादा तैयारी करके अपसाइड डाउन में जाने की प्लान करते हैं, बट स्टीव के साथ लड़ाई के दौरान जोनाथन और नैन्सी अरेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जॉयस और हॉपर जोनाथन और नैन्सी के साथ आते हैं। वहीं पर दूसरी ओर 11 के पीछे हॉकिंग्स लैब की सिक्योरिटी के लोग पड़ जाते हैं, जिनसे जान बचाकर बच्चे और 11 एक साथ छुप जाते हैं जंकयार्ड में जाकर। एंड देन यहाँ पर जॉयस, हॉपर बाकी के बच्चों के साथ भी मिलते हैं, और यहाँ पर 11 अपना पूरा का पूरा सच रिवील करती है। जिम हॉपर और जॉयस बायर्स बेसिकली हॉकिंग लैब के साथ मांडवली करते हैं, जहाँ पर उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। वहीं पर दूसरी ओर बच्चे और उनकी गैंग स्कूल के जिम्नेजियम में एक टेम्पररी सेंसरी डिप्राइवेशन चैम्बर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत सारा पानी और बहुत सारे नमक की जरूरत पड़ती है। एंड देन यहाँ पर 11 माइक के साथ कांटेक्ट करती है और उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास आ रही है, थोड़ा इंतजार करो। इन सब के चक्कर में डेमोगॉर्गन को 11 का पता चल जाता है और वह बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए स्कूल में उन्हें ढूंढने चला आता है। 11 एक्चुअली अपनी पूरी ताकत लगाती है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, लेकिन उस मॉन्स्टर के साथ साथ 11 खुद भी गायब हो जाती है। एंड जॉयस एंड जिम इवेंचुअली विल को वापस लेकर आते हैं और वे अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, लेकिन विल अंत में एक स्लग जैसे ऑर्गेनिज्म की उल्टी करता है। वहीं पर दूसरी तरफ
जिम हॉपर एगोस नाम का वेफल जंगल में किसी के लिए छोड़ता है। सो लेट्स गो टू सीजन 2। सीजन 2 की बात करें तो कहानी 1 साल बाद यानी कि 1984 में टेक प्लेस करती है। यहाँ पर विल अपने अपसाइड डाउन के एक्सपीरियंस से बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज है और उसे बहुत सारे अपसाइड डाउन की अलग अलग झलकियां देखने को मिल रही हैं। एंड ही बेसिकली अपने दिमाग में एक मॉन्स्टर को एक्सपीरियंस करने लगता है जिसका नाम माइंड फ्लेयर होता है। जॉयस अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने एक नई बॉयफ्रेंड के साथ कर चुकी है जिसका नाम बॉब न्यूबी है, जो कि एक बहुत अच्छा इंसान होता है और एक टेक नर्ड होता है जो कि रेडियो शो में काम कर रहा होता है। एंड दूसरी ओर हमें यह भी पता चलता है कि एक्चुअली 11 जिंदा है और यहाँ पर वह जंगल में एक कैबिन में रहती है। जिम जैसा कि पहले ही अपनी बेटी को खो चुका था, 11 में उसे अपनी बेटी नजर आती है और वह खुद को एक दूसरा मौका देना चाहता है जिसके कारण वह गवर्नमेंट से छुपाने के लिए उसे एक जंगल में लेकर रहता है। बट 11 को एक्चुअली माइक की बहुत ज्यादा याद आती है। दूसरी ओर लड़कों को एक वीडियो गेम पार्लर में हैंग आउट करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे एक मैड मैक्स नाम के प्लेयर ने हाई स्कोर किया होता है। एंड यू नो व्हाट, इवेंचुअली पता चलता है कि मैड मैक्स बेसिकली एक लड़की है जिसका नाम मैक्स मेफील्ड है, जिसका एक बहुत ही एरोगेंट और गुस्सैल भाई बिली हारग्रोव है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीजन 1 के एंड में विल ने एक स्लग की उल्टी की थी। वो स्लग डस्टिन को मिल जाती है एक कबाड़ में जिसे वह डियर टगनन कहता है। इवेंचुअली जिम हॉपर को कुछ किसानों की तरफ से शिकायतें आती हैं कि उनके पंपकिन पॉइजनस हो रहे हैं, खेत में मौजूद फसलें भी खराब हो रही हैं। एंड 11 माइक को दूर से ऑब्जर्व कर रही है एंड वह नोटिस करती है कि माइक और उसकी गैंग नई लड़की मैक्स के साथ काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं, जिसके कारण वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगती है और अपने रियल बायोलॉजिकल मदर को ढूंढने के लिए जिम के घर से भाग जाती है। एंड फाइनली उसकी मुलाकात होती है अपने ही जैसी एक स्पेशल लड़की से। उस पर भी एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नंबर 8 होता है, लेकिन वह खुद को काली बुलाती है। वह बेसिकली लोगों के दिमाग में इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। खैर, उसका अपना एक ग्रुप होता है जिसका इस्तेमाल करके वह छोटी मोटी लूटपाट करते हैं। एंड यहीं से 11 को अपना नया लुक और नया एटीट्यूड भी मिलता है। एंड देन 11 अपनी माँ से भी मिलते हैं और उसे अपनी माँ के साथ क्रूजर मिलता है। दूसरी ओर विल की हालत बहुत खतरनाक हो जाती है। उसे माइंड फ्लेयर पूरी तरह से काबू कर लेता है, जिसके कारण वह अलग अलग प्रकार की ड्राइंग्स करने लगता है। एंड देन पता चलता है कि उसकी ड्राइंग्स और हॉकिंग्स में मौजूद खेत में कुछ न कुछ कनेक्शन है। उसकी ड्राइंग्स बेसिकली माइंड फ्लेयर के वो टनल्स हैं जो खेतों के नीचे से जा रहे हैं एंड वह कनेक्ट कर रहे हैं अपसाइड डाउन से, जिसका इस्तेमाल करके माइंड फ्लेयर और भी सारे डेमोगॉर्गन्स और डेमोगॉग्स को रियल वर्ल्ड के अंदर भेजकर कब्जा करना चाहता है। और डस्टिन का वो जो पेट मैंने आपको बताया था वो बेसिकली डेमो डॉग ही होता है। तभी हमें पता चलता है कि विल पर माइंड फ्लेयर ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, जिसके कारण हॉकिंग लैब्स के सैम ओवेंस उसकी देखभाल करने के लिए उसे एडमिट कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पर डेमोडॉग्स आ जाते। सैडली सबको बचाते बचाते जोइसिस का न्यू बॉयफ्रेंड बॉब न्यू भी डेमोडॉग्स के द्वारा मारा जाता है। तभी पता चलता है कि विल के द्वारा ही माइंड फ्लेयर इन्हें कंट्रोल कर रहा था, जिसके कारण यहाँ पर विल को छुपाकर एक जगह पर लाया जाता है जिससे उसे पता ना चल पाए कि वो कहाँ पर है और डेमोडॉग्स उस तक ना पहुँच पाए। एंड तभी 11 वापस आती है जो बेसिकली विल और उसके गैंग के लिए बहुत सरप्राइजिंग था। एंड फाइनली वह उस पोर्टल को बंद कर देती है जिसमें उसकी बहुत सारी एनर्जी लगती है। अंत में हमें स्कूल की प्रेम नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर विल और 11 काफी करीब आते हैं और सब कुछ अच्छा लग ही रहा होता है कि अंत से पहले हमें एक छोटा सा झलक दिखाया जाता है माइंड फ्लेयर का, जो बेसिकली हॉकिंग्स पर नजर गड़ाए हुए हैं। एंड देन सीजन 3 की शुरुआत होती है जो 1985 में टेक प्लेस करती है। पर्सनली मुझे यह पर्टिकुलर सीजन पूरे सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा कलरफुल लगा और यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं। सबसे पहले तो 11 और माइक का रोमांस 7वें आसमान पर होता है, बट हाँ पर बीइंग अ फादर वो उन पर हमेशा नजर रखता है और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डस्टिन साइंस कैंप से वापस आता है और अपने फ्रेंड से यह क्लेम करता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे वह वहाँ पर मिला था और उसे बात करने के लिए वह अपना एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाता है जिस पर वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात तो नहीं कर पाता, बट उसे एक वियर्ड सा रशियन सिग्नल मिल जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ जॉयस यह बात नोटिस करती है कि उसके फ्रिज मैग्नेट्स काम नहीं कर रहे हैं और जैसे कि पिछले 2 सीजन्स में उसके बेटे के साथ अजीबोगरीब प्रॉब्लम होती है, इस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाती है। साथ ही साथ हॉकिंग्स में एक नया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुलता है
जो होता है हॉकिंग्स मॉल। एंड इवेंचुअली हमें पता चलता है कि माइंड फ्लेयर अपना काम तो कर रहा है, लेकिन इस बार शिकार विल नहीं बल्कि मैक्स का भाई बिल। और वह तब पजेस होता है जब वह घर से निकलता है माइक की मदर के साथ डेट के लिए, बट यह दोनों कभी मिलते ही नहीं है। बिली माइंड फ्लेयर की कंजम्पशंस के लिए अलग अलग प्रकार की बॉडीज और अलग अलग प्रकार के लोगों को किडनैप करके एक स्टील मिल में लाकर माइंड फ्लेयर को कंज्यूम करने के लिए देता है। जितना ज्यादा बॉडी उसे मिलता है उतना ही ज्यादा वह बड़ा होता जा रहा है। दूसरी ओर नैन्सी और जोनाथन एक रिपोर्टर बन चुके हैं और माइंड फ्लेयर से जुड़ी हुई उन्होंने अपने खुद की एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है, जिसमें उन्हें कई सारे रैट्स और इन्फेक्टेड ह्यूमंस के केसेस सुनने को मिल रहे हैं। तभी पता चलता है कि बेसिकली माइंड फ्लेयर द्वारा कंट्रोल्ड है। एंड तभी पता चलता है कि स्टीव हॉकिंग्स मॉल के अंदर नौकरी कर रहा है, एक आइसक्रीम शॉप के अंदर, जहाँ पर उसके साथ रॉबिन नाम की एक लड़की है। और इसी आइसक्रीम शॉप लूकस की बहन एरिका को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तभी स्टीव और डस्टिन एक साथ आते हैं और स्टीव उन्हें एक रशियन कोड के बारे में बताता है। बेसिकली स्टीव, रॉबिन, एरिका और डस्टिन मिलकर इस रशियन कोड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि हॉकिंग्स के इसी मॉल के नीचे रशियन आर्मी ने अपना एक स्पाई बेस बनाया है और वह अपना अपसाइड डाउन को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हॉपर को ये बात पता चलते ही मेयर एक्चुअली रशियन गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है, जिसके कारण उन्हें हॉकिंग्स का एक्सेस मिल पाया समहाउ। यहाँ पर जॉयस और हॉपर मिलकर एलेक्सी नाम के एक रशियन साइंटिस्ट को किडनैप करते हैं, लेकिन उसे रशियन के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती, जिस कारण हॉपर यहाँ पर अपने पुराने दोस्त मरी से मिलता है, जिसका कोड नेम बॉल्ड ईगल इंग्लिश में है और हिंदी में उजड़ा चमन। सीजन 2 में भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इसी ने जॉनथन और नैन्सी को करीब आने में हेल्प की थी। इस पर्टिकुलर सीजन में ये काफी फनी साबित हुआ है, जहाँ पर वह एलेक्सी का एज ए ट्रांसलेटर साबित हुआ। बट यहाँ पर भी वह मस्ती ज्यादा चल नहीं पाई, जहाँ पर एक मेले के दौरान एलेक्सी को एक टर्मिनेटर जैसा कैरेक्टर गोली मार देता है और वह बेसिकली जॉयस और हॉपर को रोकने के लिए पीछे पड़ा होता है। दूसरी तरफ एरिका के छोटे होने की वजह से वह एयर डक्ट का इस्तेमाल करके किसी तरह रशियन बेस तक पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ पर उन्हें वह मशीन देखने को मिल जाती है, जिसकी मदद से वह अपसाइड डाउन के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। डस्टिन और एरिका तो, लेकिन स्टीव और रॉबिन पकड़े जाते हैं। तभी एरिका और रॉबिन उनको छुड़ा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन एक वुमन से मिलने जाते हैं, जिसने एक्चुअली कंप्लेन की थी कि उसका चूहा बहुत बुरे तरीके से बिहेव कर रहा था। तभी हॉस्पिटल में माइंड फ्लेयर का असर देखने को मिलता है और उस लेडी की बॉडी इवेंचुअली जाकर मिक्स हो जाती है माइंड फ्लेयर के पूरे स्ट्रक्चर से और एक बड़ा सा मीट मॉन्स्टर हमें देखने को मिलता है। टाइम रहते यहाँ पर 11 और गैंग आ जाते हैं और उसे वहाँ पर किसी तरीके से उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। बट कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। तभी किड्स प्लान बनाते हैं कि बिली को टेलीपैथिकली रीच करने की कोशिश की जाए और यहाँ पर 11 जब उसे रीच करने की कोशिश करती है तो माइंड फ्लेयर को उसकी और बाकी के गैंग की लोकेशन मिल जाती है। बट इस बार माइंड फ्लेयर अपने साइज से कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखने लगता है, जो बेसिकली सबूत होता है कि उसने बहुत सारे लोगों और लिविंग बींग्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है। 11 यहाँ पर भी उससे लड़ती है और बहुत बुरी तरीके से खुद को बचा पाती है, जहाँ पर उसका एक छोटा सा हिस्सा उसके पैर में घुस जाता है। बच्चों की गैंग किसी तरह से मॉल पहुँचती है और अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल करके वह किसी तरीके से उस छोटे से टुकड़े को अपने अंदर से निकाल देते हैं। बट इसके बाद 11 की पावर चली जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर जॉयस और हॉपर एक्चुअली मॉल के बेसमेंट में मौजूद उस मशीन को बंद करने के लिए अंदर जाते हैं। बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट इजी। यहाँ पर घुसने के बाद उन्हें प्लैंक्स कांस्टेंट की जरूरत होती है, जो डस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड से रेडियो पर पूछ ही लेता है और इस बात को कंफर्म कर देता है कि हाँ, डस्टिन अकेला नहीं है। इसके बावजूद भी मशीन को बंद करने के लिए बहुत मशक्कत होती है और यहाँ पर रशियन टर्मिनेटर जैसा वो कैरेक्टर हॉपर के साथ लड़ाई करता है और जैसा कि बहुत कम होता है, हॉपर इशारा करता है जॉयस को मशीन को बंद करने के लिए। वहीं पर दूसरी ओर 11 माइंड फ्लेयर के साथ स्ट्रगल कर रही होती है एंड जैसा कि उसकी पावर्स नहीं होती, बिल्ली उसे माइंड फ्लेयर को प्रेजेंट करता है। बट इवेंचुअली बिल्ली के छुपे ही इमोशंस को 11 वापस जिंदा कर देती है और बिल्ली एक्चुअली अपनी पूरी जान लगा देता है 11 की जान बचाने के लिए, जिसमें उसकी खुद की जान चली जाती है। वहीं दूसरी ओर मशीन के चलाने के बाद हॉपर का नाम और निशान नहीं मिलता। कोई एज्यूम करता है कि हॉपर की डेथ हो गई, बट यहाँ पर लास्ट में दिखाया जाता है
कि जॉयस अपने बच्चों और 11 को लेकर कैलिफोर्निया शिफ्ट हो चुकी है और 11 को हॉपर का लास्ट लेटर भी मिलता है जो काफी इमोशनल होता है। लेकिन वहीं पर इस सीजन का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जहां पर रशियन बेस कैंप में एक अमेरिकन सिटीजन के कैद होने की बात होती है और यही बेसिकली फैंस के लिए अगले सीजन में हॉपर के बचे रहने की उम्मीद थी। सीजन 4 की अगर अब बात की जाए तो सीजन 4 की कहानी एक्चुअली 3 लोकेशंस में फैली है, कैलिफोर्निया, हॉकिंग और रशिया। जहां पर कैलिफोर्निया में 11 और जॉयस परिवार रह रहा है, जहां पे 11 के पास उसकी पावर ना होने की वजह से उसे डे टू डे लाइफ और स्कूल में बुलिंग झेलनी पड़ रही है। इसी दौरान डॉक्टर ब्रेनर और डॉक्टर ओवेंस की उस पर नजर पड़ती है और वे उसकी पावर्स को वापस दिलवाने के लिए उसे कन्विंस करते हैं और उसे अपनी एक सीक्रेट फैसिलिटी प्रोजेक्ट नीना के अंदर उसे पावर दिलवाने की बात करते हैं। वहीं पर दूसरी ओर हॉकिंग्स में भी कुछ अजीब सा हो रहा होता है, जहां पर एक्चुअली कई सारे टीनेजर्स और ऐसे लोग जो इमोशनली बहुत वल्नरेबल होते हैं बहुत ही बुरी मौत मर रहे हैं और टीम थ्योराइज करती है कि यह बेसिकली अपसाइड डाउन से जुड़ा हुआ है और शायद इस बार कोई नया विलन है जिसे नाम मिलता है वेकना। बट प्रॉब्लम यह होती है कि इस किलिंग्स के लिए किसी और को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जहां पर स्कूल के D&D क्लब के एडी मनसन को एक्चुअली इन सब के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बट डस्टिन, ल्यूकस, मैक्स, स्टीव, रॉबन और नैन्सी यह मानते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और एडी इतना बुरा भी नहीं है। एंड वेकना अपना नया टारगेट यहाँ पर मैक्स को चुनता है क्योंकि वो अपने भाई बिली के दर्द से काफी ज्यादा हर्ट होती है और इमोशनली काफी ज्यादा वल्नरेबल होती है। इवेंचुअली जॉयस को यह बात पता चलती है कि शायद हॉपर अब भी जिंदा है लेकिन वह रशिया में है और रशिया में हॉपर को पता चलता है कि यहाँ पर डेमोगोल्न का इस्तेमाल हो रहा है और वो यहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश करता है। तभी जॉयस किसी तरीके से रशिया पहुँचती है और हॉपर के साथ रीयूनाइट करती है। इधर यहाँ पर 11 के सरप्राइज्ड मेमोरी को फिर से एक्सेस किया जाता है, जहाँ पर उसे एक्चुअली वेकना का सच पता चलता है कि एक्चुअली वेकना हेनरी क्रील था जो कि बहुत पावरफुल था और उसने अपनी टेलीक्रेटिक एबिलिटी से बचपन में ही अपने पूरे परिवार को मार दिया था, जिसकी वजह से हॉकिंग स्लैब्स के अंदर डॉक्टर ब्रेनर का ये सबसे पहला सब्जेक्ट था जिसका नाम नंबर 1 भी था। इवेंचुअली 11 का उसके साथ एक बहुत घमासान युद्ध हुआ था और एक्चुअली 11 ने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके वेकना को अपसाइड डाउन में धकेला था, जहां पर माइंड फ्लेयर ने उसे अपना सोल्जर बना लिया था। कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार टीम एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग डिवाइडेड होती है, जहां पर 11 खुद को किसी तरह से प्रोजेक्ट नीना की फैसिलिटी से निकालकर माइक के साथ मिलकर वापस हॉकिंस की तरफ तो बढ़ती है, बट वह समय पर नहीं पहुंच पाती, इसलिए उन्हें टेम्पररी जुगाड़ करना पड़ता है सेंसरी डिप्रिवेशन चैम्बर का। वहीं पर दूसरी ओर हॉकिंस में मौजूद टीम डिसाइड करती है कि वह वेकना से खुद निपटेंगे और एक्चुअली वह मैक्स को बेट बनाने का फैसला करते हैं, जहां वह क्रील हाउस में जाते हैं जिसमें वेकना मैक्स का इंतजार करता है और उसे पॉजेस करता है। दूसरी तरफ यह बात पता चलती है कि म्यूजिक उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसके कारण वन ऑफ द क्रैक्स का इस्तेमाल करके बाकी का गैंग अपसाइड डाउन में जाता है और यहाँ पर एडी और डस्टिन म्यूजिक से अपसाइड डाउन में डिसरप्शन क्रिएट करते हैं। चीजें एक्चुअली कुछ समय के लिए काम करती हैं, बट एक्चुअली उन्हें पूरी तरह से गैंग से दूर करने के लिए यहाँ पर एडी अपसाइड डाउन में ही रुकता है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है तब तक जब तक उसकी जान नहीं चली जाती है। इवेंचुअली वेकना मैक्स तक पहुंच जाता है और वह उसे अपने माइंड रियल में कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वहीं पर 11 भी पहुंच जाती है और उन दोनों को बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और यहाँ पर वेकना एक्चुअली मैक्स को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। नैन्सी, स्टीव और बाकी के गैंग को वेकना की बॉडी मिल जाती है जिसमें वह आग लगा देते हैं एंड देन उसे खत्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रशिया में हॉपर और उसके साथी डेमोगॉर्गन से निपटते हैं और सीरीज अपने एंड तक पहुंचती है बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट के साथ, जहां पर एक्चुअली पहली बार 11 को पता चलता है कि एक्चुअली हॉपर जिंदा है, बट प्रॉब्लम यह होती है कि वेकना ने कई सारे दरवाजे अपसाइड डाउन के रियल वर्ल्ड्स में खोल दिए हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ा क्रैक हॉकिंग्स के अंदर देखने को मिलता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट्स में आप बताइए कि आप स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए कितना एक्साइटेड हैं और आप चैनल